दोस्तों नमस्कार। एस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीएड, बीटीसी, यूपीटीईटी, सीटीईटी और सुपर टीईटी के लिए एस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो अभी परीक्षाएं होने वाली हैं उसकी तैयारियों की श्रृंखला में हम आज लेकर के आए हैं 2015 का सॉल्व पेपर। तो देखते हैं कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे और इसमें क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो आज यहाँ हम सबसे पहले बहुविकल्पीय जो 15 प्रश्न आते हैं उसको लेकर चर्चा करेंगे। तो 2015 में शिक्षण अधिगम सिद्धांत जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसमें जो 15 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न आए उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है, किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो किंडरगार्टन प्रणाली है ये फ्रोबेल के द्वारा लाया गया था और इसमें बालक जो है वह स्वयं क्रिया करके और वातावरण के साथ अनुकूलन करने का प्रयास करता है। तो स्वयं क्रिया करके वातावरण के साथ अनुकूलन करने का प्रयास करता है, इसका मतलब होता है कि वह बच्चा जो है वह करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किंडरगार्टन जो प्रणाली है वह शिक्षण के क्रियाशीलता या करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करता है। शिक्षा का त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है। इसकी केंद्र बिंदु संख्या होती है। तो इसकी जो केंद्र बिंदु संख्या होती है वह 3 होती है। और ये तीनों कौन कौन से हैं आपको बताया गया है कि शिक्षा जो है उत्तरी ध्रुवीय प्रक्रिया है, इसको जॉन डेवी ने कहा है। इन्होंने बताया कि एक शिक्षक होगा, उसके बाद बालक होगा और उसके बाद पाठ्यक्रम होगा। तो शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम यही इसके 3 ध्रुवी हैं। तो इसका जो सही आंसर हो गया वह हो गया 3। अगला देखेंगे कि प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है। तो प्रभावशाली जो संप्रेषण होता है, यहाँ पर कक्षा कक्ष की बात हो रही है। तो कक्षा कक्ष में जो प्रभावी संप्रेषण होता है वो पारस्परिक संबंध स्थापित करने की जो क्रिया होती है उसी को संप्रेषण कहा जाता है। और अगर बात कक्षा कक्ष की होगी तो वहाँ पे शिक्षक और शिक्षार्थी की भूमिका जो होगी वह निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो यहाँ का जो सही उत्तर होगा वह शिक्षक और शिक्षार्थी प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होनी चाहिए शिक्षक और विद्यार्थी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नांकित लाभ होता है। तो शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नांकित लाभ होता है। 4 उत्तर दिए गए हैं। पहला है शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि, दूसरा है सुचारू रूप से शिक्षण, तीसरा है पथ प्रदर्शन में सहायक और चौथा है उपयुक्त सभी। तो अगर इसमें बात किया जाए तो शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में लाभ क्या होता है? तो जब हम शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। तो सही आंसर हो गया शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि। अगला देखते हैं
बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं, यह कथन किसका है? बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो हर्बार्ट का है। अगला देखते हैं, वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु है। तो वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु है, पहला अध्यापक, दूसरा विद्यालय, तीसरा प्रशासन, चौथा बालक। आपको पता है कि इस समय जो चल रहा है वह बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली की व्यवस्था है इस समय। और बाल केंद्रित में जो होता है, यहाँ पे बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। तो वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बालक। आगे देखते हैं कि छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक होते हैं। छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक होते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षण कौशल, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण सूत्र, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण प्रविधियां और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक होते हैं, तो उत्तर निकलवाना भी एक कौशल होता है। हम जब किसी बच्चे से, किसी छात्र से प्रश्न पूछते हैं, तो उसका उत्तर जो हमको प्राप्त होता है, बच्चा कभी बताना शुरू किया तो किसी टीचर ने डांट के बैठा दिया, किसी टीचर ने क्या किया कि हाँ बेटा सही है, बताओ और बताओ। तो इस तरीके से यह प्रविधि है। तो हम कह सकते हैं कि छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक होते हैं, यह एक शिक्षण की प्रविधि है या विधि है जो प्रश्नीकरण प्रविधि है। उसके बाद अगला देखेंगे, बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक का नाम क्या है? तो आप जानते हैं इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और बिपिन चंद्र पाल। आप जानते हैं कि सन 1937 ईस्वी में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, वर्धा सम्मेलन, जहाँ पे इस बेसिक शिक्षा की नींव पड़ी। और यहाँ पे जो गांधी जी थे, इन्होंने उस सभा की अध्यक्षता किया था और यहीं से बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा आया। तो बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक महात्मा गांधी हैं और सन 1937 में वर्धा सम्मेलन में यह प्रस्ताव आया था। इसी को नई तामील भी कहा जाता है, नई तालीम। तो इसका जो सही उत्तर हो गया महात्मा गांधी। उसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है किसका है ये पूछ रहा है। इसमें पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, टी रेमंड, रूसो, फ्रोबेल, काल्विन। तो शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन है टी रेमंड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्नांकित हेतु है। 6 से 14 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, 13 से 19 वर्ष और 18 से
21 वर्ष। तो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी देश की आधारशिला होती है उस देश की, किसी देश की आधारशिला होती है उस देश की प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। तो किसी देश की आधारशिला कौन सी शिक्षा होती है? तो इसका सही आंसर है प्राथमिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का प्रभावी प्रयोग निम्नांकित विषय में किया जाता है। इतिहास में, संगीत में, भूगोल में या संस्कृत में। तो विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का जो प्रभावी उपयोग है वो किस विषय में किया जाता है प्रभावी रूप से? तो यहाँ पे उत्तर होगा, सही उत्तर है इतिहास विषय में। आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न है, व्याख्यान उन तथ्यों, नियमों व अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है रस्क का, डम्बिल का, रूसो का, विवेकानंद का। तो यह जो स्टेटमेंट है यह रस्क का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, क्विज, वाद विवाद एवं अंताक्षरी भी एक रूप होते हैं। किसके रूप होते हैं? पहला ऑप्शन है प्रयोगात्मक प्रविधि के, दूसरा ऑप्शन है समूह चर्चा प्रविधि के, तीसरा ऑप्शन है कार्यशाला प्रविधि के और चौथा ऑप्शन है कहानी कथन प्रविधि के। तो इसमें जो सही उत्तर है, क्विज, वाद विवाद एवं अंताक्षरी भी किसके रूप होते हैं? तो इसमें है समूह चर्चा प्रविधि के, समूह चर्चा प्रविधि के। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के होता है। तो यहाँ बीच में एक गैप दिया हुआ है, तो यहाँ आपको सही ऑप्शन ला करके भरना है कि प्रस्तावना कौशल का संबंध किससे होता है? छात्रों के पूर्व ज्ञान से होता है कि पाठोपरांत निष्कर्ष से होता है कि मौन वाचन से होता है कि इनमें से कोई नहीं? क्या है? तो जो प्रस्तावना कौशल का संबंध होता है वो छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। तो यहाँ हो जाएगा पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं डीएलएड में। 15 क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रकार के आएंगे हर पेपर में, जो पेपर 50 नंबर का होगा। जो पेपर 50 नंबर का होगा उसमें 15 बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न आएंगे और 15 क्वेश्चन जो होंगे वो अति लघु उत्तरीय आएंगे। तो 15 बहुविकल्पीय हो गए और 15 क्वेश्चन आपके आएंगे ये अति लघु, और फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन जो होगा वो लघु टाइप का आएगा। 3 टाइप के क्वेश्चन आ गए इसमें। बहुविकल्पीय सबसे पहले आएगा आपका बहुविकल्पीय, बहुविकल्प वाला। तो ये जो बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न आएंगे ये 15 होंगे। जो अति लघु जो प्रश्न आते हैं ये 15, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं ये 10। यानी कुल टोटल मिला करके 15 15 30 और 10 40 क्वेश्चन आने हैं। ये 1 नंबर का होता है, ये भी 1 नंबर का होता है, और ये
2 नंबर के होते हैं। इस तरीके से 15 15 30 और 10 दूनी 20 30 20 50 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा और जो 50 नंबर का होगा उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको जो ताज़ा नोटिफिकेशन हो मिलता रहे, और अपने मित्रों और साथियों में इस चैनल को शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।